मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे आजच्या या विशेष पत्रकार परिषदेमध्ये माझ्याबरोबर उपस्थित असलेले आमच्या महानगरपालिकेचे विरोधी पक्षनेते सन्माननीय रविराजाजी, मुंबई काँग्रेसचे ज्येष्ठ जनरल सेक्रेटरी कार्यालय प्रमुख सन्माननीय संदेश कुर्विलकर, मुंबई काँग्रेसचे आमचे सहकोषाध्यक्ष सन्माननीय अतुल बर्वेजी, माझे इतर सर्व सहकारी आणि पत्रकार बंधू आणि नेमक्या 2 भगिनी आहेत, 4 भगिनी आहेत, 4 भगिनी एक अतिशय महत्त्वाच्या आणि सेन्सिटिव्ह विषयांबद्दल मी आपल्याजवळ बोलणार आहे. अर्थात प्रथम मी सर्व मराठीमध्ये सांगणार आहे आणि मग आपल्याला हिंदीमध्ये मी संबोधित करेन. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपण तो सगळ्यांनी थोडासा चर्चेचा विषय न करता तो सगळ्यांनी फक्त विनोदाचा विषय केला. परंतु आज परिस्थिती अशी आहे, ईव्हीएमच्या बाबतीमध्ये बोलत असताना अगदी काही मंडळी आपण या सगळ्या ईव्हीएमचे अगदी संशोधक आहोत अशा पद्धतीने बोलतात. आमचं साधं म्हणणं आहे, आम्ही संशोधक नाही, आम्ही काही सायंटिस्ट नाही. परंतु या देशामध्ये जे काय चाललंय ते जेव्हा आम्ही मांडतो त्यावेळेला आमच्या लोकशाहीचा 4था स्तंभ अशा पद्धतीने जर हे करत असेल, त्याचा अर्थ घेत असेल, तो तितकासा चांगला नाही असं मला वाटतं. आणि म्हणून आम्ही त्याच्या पुढे गेलो. साधारण आपल्याला माहिती असेल की यूपीचे इलेक्शन झाले, याचे इलेक्शन झाले, 5 राज्याचे इलेक्शन झाले आणि माहितीच्या आधाराखाली आम्ही माहिती मागवली. आतापर्यंत 19 लाख ईव्हीएम मशीन्स गायब है. ये उन्होंने दी हुई मालूमात है. आता हे 19 लाख मशीन कुठं आहेत हे निवडणूक आयोगाला विचारल्यानंतर त्यांनी त्याच्यामध्ये काही उत्तर दिलेलं नाही. तेव्हाही मी आरोप केला होता, आजही माझं असं सांगणं आहे की याच्यामधल्या जवळजवळ 9,60,000 ह्या भेल म्हणजे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बनवते, त्यांच्या मशीन्स आहेत. 9,30,000 या कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECILच्या होत्या. ह्या सगळ्या कंपन्या ह्या सरकारी कंपन्या होत्या आणि म्हणून त्याच्यामध्ये असलेली चिप जी होती तिच्यावर मॉनिटर करता येत होतं. आत्ताच्या ईव्हीएम मशीन मध्ये बसवली जाणारी चिप ही कुठून तयार होते याची जर आपण माहिती घेतली तर आपल्या लक्षात येईल की ही भेलमधून तयार होत नाही किंवा ती आणखी कुठेतरी. मी आज त्याच्यावर काय कमेंट करणार नाही, कारण मला बघायचं आहे की ते मीडिया काय चालवते आणि त्याच्यानंतर मी परत पत्रकार परिषद घेईन. आम्ही या सगळ्या गोष्टीचा आज पुनर्विचार करण्याचा किंवा पुनरुच्चार करण्याचं कारण एवढंच आहे. महाराष्ट्रामध्ये कॉर्पोरेशनच्या इलेक्शन होऊ घातल्या. 2024 मध्ये राज्यामध्ये देशामध्ये इलेक्शन होतील. 1 वर्षानंतर आता एक 7-8 महिन्यांनी गुजरात किंवा आणखी 2-3 राज्यात तिथे इलेक्शन्स होतील. मला त्या राज्यामध्ये काय होतं हे मला माहित नाही. या राज्यामध्ये आमचं महाविकास आघाडी सरकार आहे. मी आमच्या सरकारला मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलंय, उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलंय. काँग्रेसचे आमचे नेते आदरणीय बाळासाहेब थोरातांना पत्र लिहिलंय, अशोकराव चव्हाणांना माजी मुख्यमंत्र्यांना मी पत्र लिहिलंय आणि त्यांना विनंती केली की ह्या ईव्हीएमच्या बाबतीमध्ये जो काही संभ्रम आहे, चुकीचा असेल बरोबर असेल आपण नंतर बघू, परंतु महाराष्ट्रातल्या सगळ्या निवडणुका या बॅलॉट पेपरवर आपण घ्या. कुठेतरी हे येऊ द्या सत्य लोकांसमोर की काय चाललंय, किंवा आमचे सुद्धा डोळे उघडू द्या जर ते अयोग्य असेल तर. ज्या माध्यमातून या देशाच्या 140 कोटी जनतेमध्ये मला पुन्हा उच्चार करावा लागेल
युपी मध्ये आपण सगळे पत्रकार जाऊन आलेला आहात, माझे अनेक मित्र सुद्धा आहेत. यूपी की जनता असं म्हणते हमने तो वोट दिया नहीं इनको, तो ये जीते कैसे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो लोग कह रहे हैं. पंजाब मध्ये निवडणूक जाहीर होऊन आपचे लोक 13 लोक इकडे काँग्रेसमध्ये आले, तरी स्लाइडिंग त्यांना ही मिळते. असं कोणतं काम आपने केलेलं आहे तिथं की ज्याच्यामुळे हे सगळं त्यांना शक्य आहे? आणि म्हणून आमच्या मनामध्ये शंका आहे. आम्ही तेव्हाही उचलला होता हा प्रश्न. आता तो तुम्ही सगळ्यांनी आपल्या सगळ्या मीडियाने तो, त्याच्यात तुमचा कोणाचाच दोष नाही, कारण तुम्ही जी मेहनत करताय ती करत आहात. तुमचे दिल्लीमध्ये बसलेले बाबा लोक आहेत ते त्या बाबाच्या गोदीमध्ये बसलेले आहेत, आणि त्या गोदीमध्ये बसलेल्या सगळ्या मोदींच्या गोदीत बसलेले जे सगळे ठरवतात तसं ते सगळं चालतंय. हे मी अनेक वेळा बोलतोय, आताही बोलतोय. आणि म्हणून या ईव्हीएमच्या बाबतीमध्ये देशात काय चाललंय, कुठल्या काय राज्यात चाललंय ते होईल, परंतु महाराष्ट्र राज्यामध्ये आमचं सरकार आहे. माझ्या सरकारला मी विनंती केलेली आहे की आपण महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आणि इतर येणाऱ्या सगळ्या निवडणुका आहेत त्याच्यामध्ये बॅलॉट पेपरवर आपण निवडणूक घ्या, अशा पद्धतीची विनंती मी केलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलेले आहे, त्याची कॉपी मी आपल्याला सगळ्यांना मी देईन. मुख्यमंत्री आणि ज्यांना ज्यांना पत्र दिले त्यांनी आपल्याला मी ती देईन. आणि त्यामुळे हा एक अतिशय संवेदनशील असा विषय गेली अनेक वर्ष आपण चर्चा करतोय. ज्यांनी ईव्हीएमचा हे केलं, सुरुवात केलं, ज्यांनी ईव्हीएम शोधून काढली किंवा ईव्हीएम हे तंत्रज्ञान विकसित केलं, त्या जर्मनीने सोडून दिलं. ते जगातल्या सगळ्या देशांनी ते सोडून दिलं. आपल्याला माहिती आहे की जग एवढं पुढे चाललंय, आणि विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक येणारी जी काही ही आहे यंत्रणा, ती इतकी 6-6 महिन्याने अपडेट होत असते. आमच्या ईव्हीएम तर 25-30 वर्ष जुन्या झाल्या. तर त्याच्यामध्ये जो काही लोक दावा करतात, आणि पत्रकार, काही ज्येष्ठ पत्रकार मला इथे सांगत होते, भाई तो वो ऐसा है, वो वैसा है. भाई ठीक है, हमें समझ में नहीं आता, ये तो करो, इससे पता लगे देश के आधे राज्यों में आप बैलॉट पे करो, आधे राज्य में उस पे करो, पता लगेगा. दूध का पानी का पानी हो जाएगा. दोबारा ये सवाल ही नहीं उठेगा. और आधे राज्यों में क्या हुआ देश के मुझे पता नहीं, या क्या होगा मालूम, लेकिन महाराष्ट्र में ये होना चाहिए. ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है. ये छत्रपति शाहू महाराज का, जिन्होंने इस प्रदेश को, जो आज बहुजन समाज की हम बात करते हैं, जिसकी शुरुआत शाहू फुले अम्बेडकर जी ने किया, वो महाराष्ट्र है. इस मिट्टी में अगर किसी के दिमाग में ये शंका है तो उसका पूरा निराकरण होना चाहिए. इस माध्यम से मैंने ये आपसे सबको कहा है. एक और एक बहुत बड़ा घोटाला, क्योंकि घोटाला ये वर्ड आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है. दुर्भाग्य है कि आज तक राफेल का घोटाला तो किसी ने बताया नहीं. मैंने 528 करोड़ का एक राफेल 1630 करोड़ में लिया जाता है, उसके बारे में चंद इन्होंने चली बात, पर उसको तो घोटाला मीडिया समझता नहीं. क्या करें, देश का पैसा लूटा जा रहा है, गरीब का पैसा लूटा जा रहा है, हमारा पैसा लूटा जा रहा है, हम लोग जो टैक्स पेयर है उनका पैसा लूटा जा रहा है. और वो तो कह रहे हैं कि हम तो फकीर है, झोला उठा के चले जाएंगे. पता नहीं कि उनको उड़न खटोला इतना बड़ा क्यों लगता है. फकीर को इतना बड़ा है उड़न खटोला, मतलब मैं विमान की बात कर रहा हूं. इस देश के 75 साल में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद के लिए देश के पैसे खर्च करके ये नहीं बनाया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया. और वो फिर भी कहते हैं कि मैं फकीर हूं, झोला उठा के चला जाऊंगा. ये घोटाला कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है. तो आपके कान तुकडे हो, तुमच्या सगळ्यांचे कान असे उभे राहिले असतील. आणि हा घोटाळा आहे एसटीपी प्लांट जे काय मुंबईमध्ये गेली 10 वर्ष, याच्यावर खूप हायकोर्टाने याच्यावर खूप ताशेरे ओढले होते. सुप्रीम कोर्टाने, हायकोर्टाने तर पैसे भरतात पेनल्टीचे, याचे कोट्यवधी रुपये पेनल्टी भरतात महानगरपालिका. तरी सुद्धा महानगरपालिका बरखास्त झाली 8 मार्च 2022 ला. त्याच्या अगोदर 2 महिने हा प्रस्ताव आला होता
आणि तो 16,000 करोड का था. आणि तो तेव्हा 16,000 कोटीचा होता. एकूण आपल्या मुंबईमधल्या 5 ठिकाणी 7 ठिकाणी हे एसटीपी प्लांट जे आहेत ते अपेक्षित आहेत. याची जागा सगळी बुकर झाली. वरळी असेल, बांद्रा असेल, धारावी असेल, वर्सोवा असेल, घाटकोपर असेल, भांडूप असेल, अशा या 6 ठिकाणी आणि हा malaad, अशा 7 ठिकाणी एसटीपी प्लांटचं पूर्वीपासून हे चालू आहे. महानगरपालिका बरखास्त होण्यापूर्वी महानगरपालिकेमध्ये प्रस्ताव येतो 16,000 कोटीचा. तो प्रस्ताव घेतला जात नाही, त्या प्रस्तावावर चर्चा होत नाही आणि महानगरपालिका आज बरखास्त झाली. आणि आता आम्ही असं ऐकतोय की सुप्रीम कोर्टामध्ये यांनी जे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार जे काही फाईल केलेलं आहे, या 16,000 कोटीचं 29,000 कोटीचे त्यांनी हे दिलंय, एस्टिमेशन दिलंय. एक गोष्ट चांगली है, सुप्रीम कोर्ट त्यांच्या निगरानी खाली अगर ये कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है. पर इन्होंने जो बात उन्हें दिया है, जो भी मालूमात दिया है, वो बेसिकली झूठ के आधार पे है. 2-4 महीने पहले 16,000 करोड़ का बस 2-4 महीने में 29,000 करोड़ होता है. तो ये बहुत बड़ा घोटाला कॉरपोरेशन में हो रहा है. और मैं आप सबको यह दरख्वास्त करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि ये पैसे हमारे हैं, आपके मेरे हम सारे लोगों के पैसे हैं. ये मुंबई करो के ये जो बदहाली है उससे उनको छुटकारा मिलने के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए. और एक बात और, दिल्ली में इस प्रकार के एसटीपी प्लांट जो है 3 कोटी में होते हैं, 3 करोड़ में होते हैं. आंध्रा में 1.5 करोड़ में होता है. तो हमारे यहाँ इसमें 7 करोड़ इतने 7 करोड़ यानी डबल से भी ज्यादा क्यों लगता है, ये हमारा सवाल है. और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके निगरानी में जो काम किए, तो मेरी मांग ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जितने भी टेंडर हुए हैं उसकी स्क्रूटिनी करनी चाहिए. उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में ये कमेटी हो जाए, नियुक्त की जाए और सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करे और जो सही है वो लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने लाए. तो ये एक बहुत बड़ा पैशाची लूट सर्वसामान्यांची आणि आमच्या मुंबईकरांची होते, जी आम्ही अजिबात खपून घेणार नाही. याच्या विरोधामध्ये जे जे काय करावं लागेल ते आम्ही सगळं करणार आहोत. मुंबई काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून सुद्धा आणि माझे सगळे सहकारी, माझे विरोधी पक्ष नेते यांनी जेव्हा हा प्रस्ताव आला त्यावेळेला विरोध केला होता. असे अनेक प्रस्ताव आहेत, त्यांनी विरोध केलेला आहे, कारण आम्ही विरोधी पक्षात आहोत. आम्ही कधी अयोग्य गोष्टींना तिथे थारा दिला नाही किंवा सपोर्ट केलेला नाही. एक आणखीन अतिशय संवेदनशील विषय जिसके ऊपर बहुत बड़ी राजनीति हो रही है. आपको पता होगा कि एक फनल जोन जो होता है एयरपोर्ट के इर्द गिर्द, ये सब दुनिया में सब जगह है, ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई में है. पर मुंबई की विडंबना ये है, मुंबई का ये फनल जोन उस वक्त जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये जो अंग्रेजों ने इस एयरपोर्ट को बनाया, उस वक्त छोटे छोटे घर थे. उस वक्त एफएसआई ये मुद्दा था ही नहीं, इतना एफएसआई, रॉकेट एफएसआई, ये वो सारा था ही नहीं. तो उस वक्त जो लोग बसे हुए हैं, उस वक्त इक्का दुक्का यहां हवाई जहाज आते थे, 5-10 हवाई जहाज आते थे. और आज अगर हम देखें तो इंटरनेशनल T1 T2 जो आप देख रहे हैं, जिसमें दिन में 1025 हवाई जहाज उड़ते हैं, टेक ऑफ करते हैं और ये करते हैं, खास करके वहां से निकलते हैं. अब आप अगर देखोगे इसमें प्रभावित जो एरिया है वो फनल रनवे के यहां से प्रभावित एरिया है सांता क्रूज पूर्व और पश्चिम, विलेपार्ले पूर्व और पश्चिम, कुर्ला पूर्व और पश्चिम और घाटकोपर पश्चिम. मैं अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं
तो तकरीबन 4 विधानसभा क्षेत्र इससे प्रभावित हैं। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ, मैंने कल परसों एक न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ी, उसमें वहां पार्ला के विधायक पराग अलोनी ने कुछ बातें कही और कुछ मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने उनकी बड़ी शाबाशी की, उनकी पीठ थपथपाई है। मुझे पता नहीं कि किस तरह से उन्होंने पीठ थपथपाई भले कोई अच्छा काम करे। ये वही पराग अलोनी है जो वहां का विकास किसी बिल्डर के जरिए करना चाहते हैं। ये मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, ये मीटिंग में हमने कहा है, मैंने भी मीटिंग की और मैंने कभी भी उस वक्त पॉलिटिकल मीटिंग नहीं की। मैंने ये कहा ये लोगों का मसला है, तो सारे लोग उसमें, हमारे यहाँ कलीना के ये जो है विधायक शिवसेना के संजय कोटनीस वो भी थे, मैं खुद था, आशीष शेलार थे, उनका भी कुछ एरिया उसमें बाधित होता है, और पराग अलोनी भी थे। तो सारे लोग उसमें थे और हमने कोई पार्टी का एजेंडा नहीं वहां चलाया। अब जब ये बात होती है तो मुझे ताज्जुब इस बात का होता है, ये क्षेत्र जो है अगर उसका विकास करना है तो बेसिकली ये पूरी तरह केंद्र के अखत्यारी में आता है, केंद्र के अंडर आता है पूरी तरह। जब तक वो पॉलिसी केंद्र तय नहीं करता तब तक यहां विकास नहीं हो सकता, ये हकीकत है। और केंद्र में 8 साल से इनकी सरकार है। मुझे याद है पिछली सरकार में जब देवेंद्र फडणवीस, मैं फडणवीस कहता हूं हमेशा, बहुत जनों को फंसाया, इन लोगों को भी फंसाया है। उन्होंने एक मीटिंग किया और उन्होंने कहा केंद्र में भी हम है, यहां भी हम है, हम निर्णय ले लेंगे। आज तक तो नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद महाराष्ट्र विकास सरकार, आघाड़ी की सरकार आई और 2-2.5 साल कोरोना के तहत निकल गए। आप जानते हैं, हम सारे उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन मैं महाविकास आघाड़ी सरकार का बिल्कुल मैं स्वागत करूंगा और उनको मैं बधाई दूंगा, उनका धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, क्योंकि हम फिजिकली मिल नहीं सकते थे। एक जूम मीटिंग हुई जिसमें ये सारे लोग थे, सारे पार्टी के लोग थे, वहां मीटिंग हुई और जो यूडी मिनिस्टर जो हमारे एकनाथ जी शिंदे वो खुद थे और सारे कंसर्न ऑफिसर सारे थे, और उनको यह बताया गया कि जिस तरह से बीटीडी चौल का विकास अब ये हुआ है, दिखाई दे रहा है कि उसमें वो विकास होगा, कुछ डीसी रूल में बदलाव करा के ये कर सकते हैं। तो वो प्रक्रिया अब चल रही है और उसका अंतिम इसमें वो है, उसका सर्कुलेशन भी हुआ है कि क्या सरकार प्रपोज कर सकती है, और उसमें फिर सजेशन, ये ओमिशन और वो बाकी सारे ऑब्जेक्शन तो हो गए, वो प्रक्रिया है। ताज्जुब इस बात का होता है, ये वही पराग अलोनी है जो ये कह रहे थे कि सरकार में हम तो जाएंगे ऊपर और उनकी परमिशन लेके आएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के किसी भी क्षेत्र में राज्य सरकार का रोल बहुत छोटा होता है। यहां भी इनका छोटा है, क्योंकि वहां की बिल्डिंग का एफएसआई बढ़ाना, वहां उन्हें बहुत बड़े विडंबना है, क्योंकि वो एफएसआई बढ़ा ही नहीं सकते जब तक आप हाइट की परमिशन किसी भी प्रकार से कम ज्यादा जो भी है, कम तो करते जा रहे हैं, बहुत सारी जगह की है, ये मैंने देखा हुआ है। पर अब की बात ये बात है कि केंद्र इसके ऊपर अपनी आंखें मूंद के बैठी है, उसके ऊपर कोई निर्णय ले रही है। राज्य शासन का काम, उनको एफएसआई ज्यादा देने का काम, वही प्रक्रिया अब चल रही है। हालांकि वो एफएसआई वो यूज नहीं कर सकते। मांग ये है वहां के लोगों की, और तकरीबन 8 से 10 लाख लोग प्रभावित है इससे। ऐसा नहीं है कि कोई 200-400 लोगों की ये बात है। और ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनका जो एफएसआई जो डीसी रूल के मुताबिक मिलना है, जो हम यूटिलाइज करेंगे वो हमें यूटिलाइज करने दो, और बाकी का हमें बाजार मूल्य जो है उसके हिसाब से हमें वो बेचने दो। यही उनकी मांग है, उसके अलावा दूसरी कोई मांग है ही नहीं। क्या ये बात पराग अलोनी को पता नहीं है? क्या वो जो न्यूज़पेपर उनकी बहुत पीठ थपथपा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है? और इसलिए मैं ये बात आपसे बिल्कुल बताना चाहता हूं, ये सारे हथकंडे, दोगलेपन के हथकंडे आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को लेके इनके चल रहे हैं। वहां की जनता बहुत ही नाराज है,
मैं मिलता हूं उनसे, इनकी जो एक ये कमेटी बैठी है, एक फेडरेशन बना हुआ है बहुत सारे सोसाइटी का, मैं उनसे मिलता हूं, सबसे मिलते हैं वो, उनका काम है बेचारों का, जब तक काम नहीं होगा तो क्या हालत होगी। कुछ जगह ऐसा है कि 5-5 माले पे जो लोग ये है एजेड है, जो ज्येष्ठ हमारे ये है नागरिक है, वो नीचे सालों साल उतरते नहीं क्योंकि चढ़ नहीं पाएंगे, वो हालत है। रोड का इतना निर्माण हुआ है कि जो ग्राउंड फ्लोर था वो नीचे गया बेसमेंट में, वो हालत है। और ये बात कर रहे हैं कि और ये तब तक मुमकिन है जब तक केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई धोरणात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक ये मुमकिन नहीं है। तो ये इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आजकल मैं देख रहा हूं, मैं 1 तारीख को वहां गया था हुतात्मा चौक में, जिंदगी में कभी भी भाजपा का कोई नेता हुतात्मा चौक में कभी भी नहीं आया था। मैंने उस दिन देखा भाजपा के लोग वहां नारे लगा रहे हैं, जय भवानी जय शिवाजी, नारा अच्छा है, हम भी लगाते हैं, लेकिन वहां 107 लोगों ने शहादत दी इस प्रदेश के निर्माण के लिए। वहां जब हम मत्था टेकने जाते तो मुझे भी ताज्जुब हुआ इस तरह का। तो ये इतने निचली राजनीति करते हैं, भाजपा का वो पहले से ये रहा, वजूद उसी का था, उसी तरह का रहा, और आज भी उस तरह के ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन मद्देनजर रखते हुए वो कर रहे हैं। उसका कड़े शब्दों में मैं यहां निंदा करता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं, जहां तक पहला आपने शायद ये हुआ होगा, मैं मराठी हिंदी दोनों कर रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। ईवीएम को लेके जो मैंने बातें की, वो आजकल ये हुआ है कि एक फैशन सी हुई है, मीडिया के लोग उसको मजाक समझ के दरकिनार करते हैं। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है। मैंने यूपी का उदाहरण दिया, मैंने पंजाब का उदाहरण दिया, मैंने बाकी उदाहरण दिए, तो खैर वहां उनके राज्य में क्या हुआ वो तो अभी सब लोगों ने यही किया कि नहीं वहां से तो चुन के आते, लोग कह रहे हैं कि हम नहीं चुना, हमने नहीं चुना। तो मुंबई में जितनी भी इलेक्शन इसके आगे आएगी, कॉर्पोरेशन आएगी, उसके बाद 2024 में ये आएगी, लोकसभा आएगी, उसके बाद विधानसभा आएगी। मैंने मुख्यमंत्री जी को खत लिखा है, मैंने उप मुख्यमंत्री अजित दादा से खत लिखा है, उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री जी को मैंने खत लिखा है, बाला साहेब थोरात कांग्रेस पार्टी के हमारे सीएलपी नेता, उनको मैंने खत लिखा है, अशोक राव चौहान जो माजी मुख्यमंत्री रहे, मैंने उनको सबको खत लिखा है कि महाराष्ट्र में आने वाले सारे इलेक्शन ये बैलॉट पेपर पे हो जाए, ये बैलॉट पेपर पे हो जाए। थोड़ा सा वक्त जाएगा, लेकिन अगर लोकतंत्र के ऊपर कोई आंच या कोई ऐसा ये सवाल या निशान अगर तैयार हो रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है सरकार करके हम जनता की उस शंका को, उस डाउट को क्लियर करें। और इसलिए मैंने खत लिखा है, तो वो मैं आपसे साझा किया हूँ, शेयर किया हूँ, वो आपको उसका सारा डिटेल मिल जाएगा। बाकी 2 मुद्दों के बारे में मैंने हिंदी में भी कहा है। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी स्पोकन, द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप लोग अरे हिंदी बोलो ना रे, बोलले अच्छा हिंदीमध्ये कोणता विषय आहे? बोलले ना, मैं ईवीएमचा आत्ताच बोललो, बोलले. मैंने कहा और कोणी मैं एक आपसे विनती करूं आप सबको, ईवीएम का मुद्दा को आप डाइल्यूट कर रहे हैं, ये मेरा थोड़ा सा आरोप है, माफ कीजिएगा। मैं भी आपकी तरह यहां बैठता था, मैं 14 साल मैं भी मीडिया में रह चुका हूं, मुझे पता है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं अपनी सरकार को विनती कर रहा हूं, केंद्र को सरकार को विनती करते करते थक गए। तभी से ताज्जुब इस बात का है, ये वही किरीट सोमैया है जो कंधे पे ईवीएम उठा के पूरे देश में घूमता था, आज तो चुपचाप है। ईवीएम तो वही है, और तभी 19 लाख ईवीएम गायब नहीं हुए थे। इस 8 साल में मोदी जी के सरकार में ये गायब हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी साजिश इस देश के लोकतंत्र के साथ हो रही है, मेरा आरोप है। और इसलिए उसकी ये होनी चाहिए पूरी तरह। और मैं मेरी सरकार को विनती कर रहा हूं कि भाई आप बैलॉट पे एक कारण दिया जाता है, बहुत टाइम जाता है, जाने दो,
इतना बड़ा लोकतंत्र, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र, अगर उस लोकतंत्र के ऊपर इस तरह के सवालिया निशान खड़े होते तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका जवाब देंगे। तो मैंने अपनी सरकार को कहा है इस बारे में। जहां तक आपने नाले सफाई की बात की, मैंने अभी भी न्यूज देखी, मुंबई के कमिश्नर सर्वे सर्वा उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि वहां भी ये बैठे हैं, वो खुद पहले भी कमिश्नर थे और भी एडमिनिस्ट्रेटर करके बैठे हैं, तो पूरा कारोबार उन्हें वही चलाते हैं। उन्होंने ये कहा कि अभी तक 36% नाले सफाई हुई है। हालांकि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह 31 मई तक ये नाले सफाई का इशू चलते रहता है। और आपने ये भी देखा होगा, मैं 14 महीना हुए मैं अध्यक्ष बना और हमारे पूर्व अध्यक्षों ने भी यही किया, क्योंकि ये खुद तभी भी ये थे विरोध पक्ष नेता, अभी भी है। तो 31 के बाद जो उनका डिटेल आता है उसको लेके हम खुद इन सारे नालों के ऊपर, जो बड़े बड़े नाले हैं जिससे मुंबई की तुम्बई होती है, मुंबई में हाल बेहाल होता है, हम लोगों ने देखा हुआ है। अगर हम बात करें 26 जुलाई की और जिस तरह का मंजर था और जिस तरह लोगों की जाने गई, तो हम हमेशा, मैंने पिछली बार हमने सारे जितने भी नाले मैंने विजिट किया था और मैंने तभी दिखा दिया था। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया था प्रशासन के माध्यम से 95% नाले सफाई हुई, ऐसा दावा किया गया था। हालांकि उस वक्त भी 22 से 25% से ज्यादा नाले सफाई नहीं हुई थी। हमारे वहां वो होने के बाद, आप भी थे, आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ थे भी, हमारी विजिट होने के बाद फिर काम शुरू हो गया और जो भी नाले सफाई हुई, तो ये हकीकत है। तो आपका सवाल जो वो है, अभी तक 36% वो दावा कर रहे हैं। हम जहां जहां नाले, उस डिस्ट्रिक्ट के मेरे अध्यक्ष को, खुद मेरे विरोधी पक्ष नेता और मैं खुद मेरी टीम के साथ मैं बिल्कुल वहां जाऊंगा, पर उन्हें एक मौका तो 31 मई तक देना ही पड़ेगा। जो भी हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, आधी प्रोसेस को मैं अगर कुछ करने जाऊं तो वो उनके ऊपर अन्याय होगा और मैं अन्याय नहीं करने वाला। मैं तभी आपको लेके चलूंगा, हम सारे लोग जाके देखेंगे उस बात। महापालिका निवडणुकीसाठी बहु सदस्यीय प्रभाग रचना जी आहे ती रद्द करा अशी याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली आहे। नाही, पण मुंबईमध्ये बहु हे नाहीच आहे। मुंबईमध्ये मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली आहे याचिका महापालिका निवडणुकीसाठी सगळ्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या। मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये एक गोष्ट आपल्याला समजणं गरजेचं आहे। या राज्यामध्ये अ, ब, क, ड अशा पद्धतीच्या अगदी महानगरपालिका ज्या असतील, दर्जाच्या महानगरपालिका असतील, त्या प्रत्येक महानगरपालिकाचं एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे। 27 महानगरपालिका ह्या मोठ्या आपल्या राज्यामध्ये आहेत। मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर अशा 27 महानगरपालिका आहेत। या सगळ्या महानगरपालिकांमध्ये सगळ्यात मोठं क्षेत्र आहे ते मुंबईचं आहे। इथे एका वॉर्डची जी हे आहे मतदार संख्या जी आहे ती जवळजवळ 50,000 ते 57,000 पर्यंत एका मतदारसंघाची आहे। आणि त्यामुळे इथे जर प्रभाग झाले तर ते अयोग्य आहे, ते आम्ही सांगितलं, म्हणून मुंबईमध्ये प्रभाग झाले नाहीत। आपला आणि तो आपला मुंबई महानगरपालिकेचा कायदा हा सुद्धा वेगळा आहे, त्यांचा कायदा वेगळा आहे। अर्थात तिथल्या लोकसंख्येनुसार, तिथल्या या ज्या आपल्या ज्या मूलभूत सुविधा पुरवण्याची जी यंत्रणा आहे, मग ती नगरपालिका असेल, महानगरपालिका असेल आणि कोण असेल, त्यांच्यानुसार ते निर्णय घेतले जात होते प्रभागाचे। आता जर हायकोर्टाने ते रद्द केले असतील तर मला असं वाटतं की शासन म्हणून त्याच्यावर सरकार कॉल घेईल आणि सरकार जे काय योग्य करायचं असेल ते करेल। मुंबईतील कवई तलाव जो आहे त्याच्या आसपास जॉगिंग ट्रॅक आणि सायकल ट्रॅक बनवला पालिकेकडून, DMC कडून, तो बेकायदेशीर आहे, अनधिकृत आहे असं हायकोर्टाने सांगितलं आहे आणि पुन्हा ती स्थिती पूर्ववत करावी, तिकडे स्ट्रक्चर सर्व काय आहे। मला असं वाटतं की अशा अनेक गोष्टी असतील की जर त्या अयोग्य असतील आणि ज्या बेकायदेशीर असतील तर नक्कीच त्याच्यावर महानगरपालिकेने तात्काळ करायला पाहिजे, कारवाई करून जसं पूर्वी होतं तसं करायला पाहिजे। त्या चुकीचं काहीच नाही। हायकोर्टाची हायकोर्टाने निदर्शनाचं आणून दिलं असेल, कदाचित त्यांची भूमिका जर योग्य असेल महानगरपालिकेची तर ते सुप्रीम कोर्टात जातील, नाहीतर त्यांना करायला पाहिजे ते जसं कोर्टाने सांगितलं।
नहीं, ऐसा है कि पवार साहब बहुत ज्येष्ठ है और वो अपनी बात रखते हैं। जहाँ तक मुंबई कांग्रेस का सवाल है, अगर आपने एक बात नोट की होगी, पिछले 14 महीनों में मैंने कभी भी ऐसा देखा। मैंने हमेशा कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस अपने बल पे अकेली लड़ेगी, ये मैंने कहा है। आज भी मैं उस मुद्दे पे कायम हूँ। ये भी मैंने कहा है कि अगर मेरा आला कमान, मेरे ये जो है दिल्ली के हमारा नेतृत्व, अगर ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो वो मेरे लिए बंधनकारक रहेगा। पर मैं इतने महीनों से मैं कह रहा हूँ, मुझे ना कभी इसके बारे में पूछा गया, ना कभी कहा गया। और मैंने ये भी कहा है, मैंने राहुल जी से मिला, मैं मैडम गांधी जी से मिला और मैंने कहा कि हम क्यों लड़ना चाहते हैं। मैं मेरी जो ये है जस्टिफिकेशन दलील मैंने रखी। तो आज मेरा वही स्टैंड है कि हम अकेले लड़ना चाहते हैं। और अगर मेरे आला कमान, मेरे ये जो है केंद्रीय नेतृत्व को अगर मुझे कुछ कहता है तो वो तब मैं ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और मैं आपसे बात करूंगा। तुम्ही ईव्हीएमचा मुद्दा सांगितला, 19 लाख मशीन गायब आहे, तर त्या संदर्भात गायब आहे नक्की कुठे आहे आणि माहिती कशी मिळाली आणि या संदर्भात तुम्ही न्यायालयात जाणार का? मला असं वाटतं की मी मराठीमध्ये जे सगळं सांगितलेलं आहे। आणि नाही, असं आहे की हा प्रश्न आहेच, कारण हा प्रश्न काही काँग्रेसचा एकट्याचा नाही, हा देशाच्या लोकशाहीला कुठेतरी सुरुंग लावणारा प्रश्न आहे। 19 लाख मशीन्स गायब होतात हे आरटीआयच्या माहितीमध्ये मिळालेलं आहे, आरोप नाही। आरटीआयच्या माध्यमातून माहिती जेव्हा मागितली त्यावेळेला निवडणूक आयोगाचं हे उत्तर आहे की हमें पता नहीं कि ये सारी मशीनें क्या है, वो गायब है। तो इसके खिलाफ आगे क्या करना चाहिए वो तो मैंने कहा कि वो ढूंढेंगे, वो सब करेंगे। उससे अच्छा ये बात मैंने जब इसमें पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन हो रहे थे तभी भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, मैंने ये किया था, रिक्वेस्ट की थी ममता दीदी को, आप जैसी एक शेर की शेरनी की तरह लड़ रही हो, आप बैलॉट पे करिए। बट खैर उनका एक अलग उनकी सोच थी शायद। वैसे मैं मेरी सरकार को कह रहा हूं, महाराष्ट्र में हमारी जो जितने भी इलेक्शन होंगे वो बैलॉट पे होने चाहिए ताकि पता लगे, हकीकत सामने आए। इसके पहले तो हम जो बैलॉट पर तो करते ही थे, पिछले 20-25 साल से हम ये सारा ये नया जो ये है टेक्नोलॉजी जो लेनी चाहिए, इससे बेहतर टेक्नोलॉजी भी आ सकती है, उसी को लेके हम 30 साल से चल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं है। मेरे ख्याल से ये मामला मुख्यमंत्री को जब लिखा है तो उनकी पूरा, मैं सरकार का ना मंत्री हूँ ना मैं ये हूँ, मैं मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते नहीं है बिल्कुल, तो बैठे वो उसका जो जवाब देना है तो वो देंगे। अभी मुझे मुंबई के बारे में जैसे उन्होंने इसका सवाल पूछा, नाले सफाई का पूछा, और ईवीएम की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा फनेल की बात जो मैंने की, जो मुंबई से जुड़ा हुआ सवाल है, तो आप भी जरा कृपा करिए मुंबई से संबंधित बातें हम करें तो बेहतर। एसटीपी के लिए और ज्यादा अगर ये है तो ये अच्छी तरह बता सकते हैं क्योंकि ये लड़ रहे थे। दोस्तों नहीं नहीं दोस्तों, आप लोग आपस में तय करो, इसमें हमको नाही दोस्तों, आता मी दोन्ही मराठी आणि हिंदीमध्ये बोलणार। असं आहे की आपले सन्माननीय अध्यक्षजीने खास करून आज जे पत्रकार परिषदमध्ये सांगितलेलं आहे की एसटीपीच्या संदर्भात, एसटीपीचे असं आहे की हे सुएज ट्रीटमेंट प्लांट लोकांना माहीत पडलं पाहिजे की आपला मुंबईचे जे सुएज होतात ते समुद्रामध्ये जातात विदाउट ट्रीट करून। तो त्यासाठी हायकोर्टमध्ये कोणी गेले होते, एक एनजीओ, आणि हायकोर्टमध्ये ते जिंकले। त्यासाठी त्याचे विरोधात महानगरपालिका सुप्रीम कोर्टमध्ये गेले
आणि सुप्रीम कोर्ट ने असं सांगितलं आहे, उन्होंने बताया है कि आप एसटीपी प्लांट का जो है गए 10 साल से विलंब हो रहा है, उसको जल्दी कीजिए। अब मैं बताना चाहता हूं कि 2020 में एक टेंडर निकला था एसटीपी का 6 जगह पर, वर्ली, बांद्रा, धारावी, वर्सोवा, घाटकोपर, भांडुप, ये 6 जगह पर एसटीपी मलाड का बाद में, मैं आपको बोल रहा हूं मलाड का 7वां है। उस वक्त उसका टोटल जो कॉस्ट है 16,400 करोड़ रुपया। उस टेंडर जब आया था, टेंडर में करीबन जो 6 लोगों को जो उन्होंने फाइनल किया था, फाइनल करने के बाद ऐसा पता चला है कि किसी ने 20% जास्ती भरा है, किसी ने 30% भरा है। तो उन्होंने इसको विदाउट चर्चा लाते हुए महानगर पालिका में उन्होंने उस टेंडर को रद्द करने का काम किया। टेंडर रद्द करने के बाद ताबड़तोड़ उन्होंने और एक टेंडर निकाला। अब फरवरी में टेंडर निकाला 2022 में। उस 2022 में जो 2020 में तो 16,400 करोड़ था, वो सीधा पहुंच गया है 24,000 करोड़ 300 करोड़ रुपया का एस्टीमेट बना। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपने जो 42% एक्स्ट्रा बढ़ाया, कौन से आधार पर बढ़ाया, क्यों बढ़ाया? अगर आपने बढ़ाया है तो इसके पहले जो 30% या 40% जो बढ़कर दिया था, आप उनको टेंडर दे सकते थे। उसका मतलब है कि ये बढ़ाने का काम इसीलिए दिया गया है कि ये 7 लोग जो लोग हैं, 6 लोग हैं जिसको टेंडर पहला रिजेक्ट किया था, और टेंडर इसलिए रिजेक्ट किया था, एक तो 30% ज्यादा था और कार्टिलाइजेशन किया। अब ये टेंडर फाइनल अब जो हुआ 1 महीने के अंदर, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट का, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, हम आदर करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर को 2 बार बुलाया गया है और कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए हैं। मेरा यहाँ पर अध्यक्ष जी का और मुंबई कांग्रेस का ये कहना है कि ये 6,500-7 हजार करोड़ रुपया कैसा बढ़ा, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, वो आपने सुप्रीम कोर्ट को बताया नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट को सीधा 23,400 करोड़ का बढ़ा कर दिया। उसके बाद आपने मलाड का जो है 6,400 करोड़ का मलाड का बढ़ा। यानी ये आप सबको समझना पड़ेगा, इतिहास का सबसे बड़ा टेंडर है 29,000 करोड़ का, सिंगल टेंडर, इतिहास का सबसे बड़ा टेंडर है। तो मेरा ये कहना है कि मुंबई कर का जो उसमें आप 7,000 करोड़ रुपये आपने बढ़ाया है, ये दिखाई देता है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के दबाव से और कॉन्ट्रैक्टर के कहने पर आपने 7,000 करोड़ रुपया बढ़ाया। उसकी हमारी मांग है कि ये जो आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट बढ़ाया, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर एक एजेंसी तय होना चाहिए और वो खुद मॉनिटर करना चाहिए। मैंने जब कल एक महाराष्ट्र टाइम्स में न्यूज आया तो उसका मुझे मेल आया कि हमने ये एजेंसी विजिट किया है, ITI, ये एजेंसी के IIT के एजेंसी के मार्फत हमने ये सब करा है। मैं एक बताना चाहता हूं कि VJTI और IIT में क्या चलता है सबको पता। जब BMC खुद उनको एजेंसी बनाती है तो BMC उसको पूरा चार्ज देती है, यानी उसका पैसा कंसल्टेंट का पैसा देता है। तो BMC उनको बताती है, BMC ने बताया कि आप 42% एक्स्ट्रा बढ़ाकर ये टेंडर बनाओ, ये मेरा आरोप है और ये किया गया है। इसके लिए मेरा ये कहना है कि ये जो टेंडर आया है ये महानगर पालिका का एक घोटाला है और इसको, जैसे हमारे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष ने बताया कि इसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करना पड़ेगा, इसका कॉस्ट कैसा बढ़ा है और ये खर्चा कैसा करने वाले हैं, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये सब चीज आपको बताना है। इसके लिए मैंने आपको बताया। इस बारे में मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों पर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई महीने का वक्त दिया है और कहा है कि मई 31 के पहले आप वर्क ऑर्डर इश्यू करो। वर्क ऑर्डर आप इश्यू कीजिए, हम वर्क ऑर्डर के इश्यू करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एक कॉस्ट कैसा बढ़ा, इसका खुलासा होना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है और अध्यक्ष की भी मांग है। धन्यवाद।